आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन का डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम की हेल्प से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी को भी हम अच्छे से याद रख पाएंगे। तो इस डायग्राम में मैंने आपको कुछ पॉइंट को लिखा है कि जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को पढ़ते हैं। इसमें हमको जो हमारा है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन हमारी कितनी टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमारी टू टाइप्स की होती थी। सबसे पहले एक होता था कांस्टेंट, दूसरी होती थी इनकांस्टेंट। इनकांस्टेंट में हमारा नो सॉल्यूशन होता था और कांस्टेंट में हमारा क्या होता था कि यूनिक सॉल्यूशन होता था और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम उसको एक स्टेप और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होती है। तो इसको हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। तो एक हमारा होता है सिस्टम विद कांस्टेंट और एक होता है नो सॉल्यूशन सिस्टम विद इनकांस्टेंट। इससे आप याद भी रख सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है तो इनकांस्टेंट होगा। अब इसमें मैंने दो पॉइंट ये लिखे हैं, RA इक्वल टू RB। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ये हमारे R को मैंने डिफाइन किया रैंक से। ये हमारा लिखा है रैंक A इक्वल टू रैंक B। अगर हमारी रैंक A और रैंक B ये अगर इक्वल होती है तो हमारा सिस्टम क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। अब अगर R रैंक A और रैंक B नॉट इक्वल टू होते हैं तो ये हमारा सिस्टम क्या होता है? इनकांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया रैंक A और रैंक B कैसे हम इक्वल करके दे देंगे, ये कैसे करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा। जैसे मानिए कोई हमने लीनियर इक्वेशन लिख ली। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन लिख ली x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 2। अब इसको हम मैट्रिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे? अब इसको सबसे पहले हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। इसको सबसे पहले किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना होगा कि इसको हमको मैट्रिक्स बनाना होगा। तो मैट्रिक्स को हम जानते हैं कि हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। मैट्रिक्स हम बनाते हैं कि जैसे इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे बनाएंगे ना कि x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, 2x की वैल्यू 2, 3। अब ये हो गया हमारा 1, 1 और 2। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली है, ये हमारा मानिए रैंक A हो गया। क्या हो गया? रैंक A। अब रैंक B वाला पार्ट क्या है हमारा? तो B वाला पार्ट जो है हमारा ये है, ये हमारा रैंक B वाला पार्ट है। तो इसको भी हम बीच में रेशियो लगा के लिखते जाते हैं 2, 1, 2, ये इस फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा रैंक B पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा रैंक A पार्ट, ये हो गया हमारा रैंक B पार्ट। तो इसमें भी हम अब ये इक्वल, अब जैसे अगर मानिए ये कितने की, इसमें अगर रैंक हमको अगर बताना हो तो कितना होगा? ये रैंक हमारा कितनी 3 है, 1 2 3, क्योंकि 0 नहीं है कोई भी रो या कॉलम में, पूरे में 0 नहीं है। तो ये हमारी रैंक 3 हुई। इसमें भी कोई भी रो कॉलम में 0 नहीं है तो ये भी हमारी रैंक 3 हुई। तो 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम हमारा हो गया कांस्टेंट। अगर यहाँ पे ये 0 होता तो यहाँ पे रैंक की वैल्यू कितनी हो जाती? 2 हो जाती। तो अब इसमें ये सिस्टम हमारा इक्वल नहीं होता। ये सिस्टम हमारा इक्वल नहीं होता तो ये हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है? ये हमारा सोल्यूशन हो जाता इनकांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लिखते किस फॉर्म में हैं? अगर जैसे हमको अगर इसकी लैंग्वेज लिखनी हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको सबसे पहले हम लिखते हैं इस फॉर्म में कि एक अगर C इज इक्वल टू रैंक A रेशियो B। ये हमारा C क्या है? C हमारा होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन, अब मैं इस लेक्चर के बाद आपको एक क्वेश्चन भी समझाऊंगा तो इससे आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक एक मैं प्रॉपर्टी का विद एग्जांपल आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन करके हम गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जिससे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आसानी होगी और सेमेस्टर एग्जाम में भी होगी और गेट के एग्जाम में भी होगी।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या है, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो अब रैंक ए रैंक नॉट इक्वल टू रैंक बी, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट में दो प्रॉपर्टी और होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन, वो एक होता है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अब इसमें क्या हमको पढ़ना है, इसमें हमारी प्रॉपर्टी क्या यूज होती है? इसमें हमारी प्रॉपर्टी होती है ये कि अगर हमारा रैंक ए और रैंक बी इक्वल होने चाहिए सबसे पहले, अगर सबसे पहले इक्वल है तब हम कंसिस्ट मानेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या देखते हैं कि रैंक ए रैंक बी इक्वल होने चाहिए, और उसके बाद इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ अननोन से, ठीक है। अब इसमें ये नया पॉइंट आ गया कि नंबर ऑफ अननोन्स क्या होता है। तो नंबर ऑफ अननोन्स ये होगा कि सबसे पहले हम फिर एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, जैसे x 2y z 3x प्लस y प्लस 3z x प्लस y प्लस z 1 0 2। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ अननोन्स क्या होंगे हमारे? नंबर ऑफ अननोन्स होंगे हमारे नंबर ऑफ अननोन्स होंगे हमारे x, y, z, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी होती है। तो ये हमारे नंबर ऑफ अननोन्स हो गए। अब इस प्रॉपर्टी में कैसे एडजस्ट करेंगे इसको हम समझेंगे। जैसे हमने मैट्रिक्स बनाई, अब उसके बाद हमारी रैंक ए की वैल्यू आ गई सपोज करिए 3, अब रैंक बी की वैल्यू भी हमारी आ गई 3, और नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ अननोन्स भी हमारे हैं 3। तो हमारी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कि रैंक ए रैंक बी और इक्वल नंबर ऑफ अननोन्स, ये तीनों की वैल्यू इक्वल है। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या है कि रैंक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेंगे? रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी तो हमारा होना चाहिए, और उसके बाद लेस देन होने चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। लेस देन मतलब जो हमारी नंबर ऑफ अननोन्स हैं, जैसे मानिए हमने एक प्रॉपर्टी लिखी, अब इसमें हमारी रैंक ए की वैल्यू आ गई 2, रैंक बी की वैल्यू भी हमारी 2 आ गई, बट हमारी रैंक जो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू है, ये मानिए z है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे z है, और ये नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो अब ये हमारी 3 आ गई, तो इसमें हम क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन यूनिक की तो नहीं होगी, बट ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 और ये लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू इसमें 3 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगी। अब ये और अगर इक्वल हो रहा है तो हमारे यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विद एन एग्जाम्पल ये क्वेश्चन का एक एक स्टेप पर करवा दूंगा। ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको लिखवाया है क्योंकि ये डायग्राम की हेल्प से आप तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको याद कर पाएंगे। अब एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमारी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया है। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा रैंक ए और रैंक बी इक्वल है। अगर इक्वल हो रहा है तो वो हमारा कंस्ट्रेंट है, अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो वो हमारा इनकंस्ट्रेंट है। अब उसके बाद एक स्टेप और आगे चेक करते हैं। अगर यहाँ पे आ रहा है इक्वल नहीं है तो फिर इसके बाद तो नो सॉल्यूशन हो गया, काम हमारा आंसर आगे भी ऑप्शन में टिक कर देंगे नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया है, हम लास्ट में आंसर में लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन है। अब सेकंड, अगर हम इक्वल के बाद अगर कंडीशन देखते हैं इक्वल आ रहा है तो उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी रैंक ए रैंक बी और नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या। अगर इक्वल आ रही है तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आ रही, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर याद करना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ आपको। एक अगर शॉर्ट नोट्स लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले कंस्ट्रेंट की कंडीशन, कंस्ट्रेंट इसमें हमारे क्या है, अगर आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स
ये आ रहा है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है यूनिक सॉल्यूशन। अब इसी में अगर हमारा आर ए इज इक्वल टू आर बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब सेकेंड पार्ट, ये तो भाई कंस्टेंट थे, अब हो गया इनकंस्टेंट की कंडीशन क्या है, इनकंस्टेंट, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आर ए नॉट इक्वल टू आर बी, तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट, नो सॉल्यूशन। तो इसको आप शॉर्ट नोट्स में इसी डायग्राम के पास मेंशन कर लीजिएगा। अब इन क्वेश्चन का यूज क्या है, तो इससे अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको रैंक निकालना है। सबसे पहले रैंक निकालने के बाद हमको लास्ट में रिजल्ट लिखना है कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कौन सा सोल्यूशन हमारा आ रहा है। अब गेट की एग्जाम में भैया पूछो कि किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें एक आपको मैट्रिक्स दी गई होगी, उसके बाद हमको ये इसमें ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा सोल्यूशन है, ये लीनियर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसमें हमारा कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंक निकालेंगे, आर ए आर बी की रैंक निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा ये डायग्राम की हेल्प से आप ये दिमाग लगाइएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सोल्यूशन है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप इसका एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए और जो सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। थैंक यू सो मच।